नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आज सुबह के शो में मैंने कवर किया था कि किस तरह भारत की SLBM टेस्ट ने पूरी दुनिया में सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। एक तरीके से सभी लोग जो है भौचक्के भी हैं, प्लस चाइनीज वेसल्स जो स्पाई करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने मिशन में फेल हो गए। अब आते हैं कि पाकिस्तान अभी जो लीबिया के एयर डिफेंस, लीबिया के डिफेंस फोर्सेस चीफ का देहांत जो भी वो हत्या हुई है, एक हत्या बोलेंगे, वो जो प्लेन उड़ा था अंकारा से, उसमें पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था। आपको लगेगा पाकिस्तान ने कैसे गिफ्ट कर दिया? वो जो प्लेन था पाकिस्तानी फोर्सेस ने, आसिम मुनीर ने गिफ्ट किया था लीबिया को, और वो अंकारा से उड़ा और 10 मिनट बाद क्रैश कर गया। अब ये कोइंसिडेंस है या नहीं है, इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। $4 बिलियन की डील थी पाकिस्तानी चाइनीज वेपन्स की लीबिया को, और लीबिया के इस जनरल ने उसे लेने से रिजेक्ट कर दिया और प्लेन उड़ा अंकारा से और 10 मिनट बाद क्रैश कर गया। अब पाकिस्तान और लीबिया का डील हो जाएगा। मतलब करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को बोला था कि अगर नहीं होंगे तो हम डील कर लेंगे, तो उन्होंने हटा दिया और डील कर लिया। अब पाकिस्तानी चाइनीज जंग को बेचा जाएगा लीबिया में। ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट विश्वासघात और वॉट एवर यू कैन से इन द हिस्ट्री, बट वॉट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो चलिए, ये तो बात हो गया जो करंट हुआ। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि लीबिया, इजिप्ट और उसके बाद सोमालिया, ये सभी लोग देश जो है अपोज करते हैं इथियोपिया को। इथियोपिया में भारतीय प्रधानमंत्री ने जाके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करी कि हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिठाएंगे इन इथियोपिया। नाउ इथियोपिया में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बैठने से इथियोपिया, जॉर्डन, ओमान, ये 3 विजिट हुई थी। Ethiopia is very crucial to India's trade through Mediterranean, और Ethiopian forces are very professional। और एक बात भी है, इट्स एन इस्लामिज्म कंट्री, लेकिन एट द सेम टाइम उधर बहुत सारे हिंदू कनेक्शंस होते हैं। एंड ग्रेजुअली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको ये याद होना चाहिए कि पुराने जितने भी मैरीटाइम रूट्स हैं, अभी से नहीं है, ये रामायण काल से है, महाभारत काल से। मे बी तब सुएज कैनाल नहीं थी, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता था, सी ट्रांसपोर्टेशन होता था। लेकिन पुराने समय में भी इथियोपिया प्लेड ए मेजर रोल फॉर चंद्रगुप्त मौर्य इन ट्रांजिटिंग थ्रू मेडिटेरेनियन एंड सिक्योरिंग मेडिटेरेनियन। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कनेक्शन भी बैठता है इथियोपिया से। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो कनेक्शन कैसा है? ट्रेड का कनेक्शन है, सेनाओं का कनेक्शन है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने तुर्की को हराया, और जहाँ पे आज हम कॉन्स्टेंटिनोपल देखते हैं या फिर हम अंकारा देखते हैं, वहाँ पे सब जगह चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं लगी रहती थी उस पूरे एरिया में, क्योंकि वो शाक द्वीप में घुसने का बड़ा अच्छा साधन है वहां से। और जो पायरिक वॉर्स की बात होती है रोम में, उसमें भी इथियोपिया का कनेक्शन बहुत आता है। तो आपको लोग कहाँ से पायरिक वॉर बात हो रही है, यूरोप में है, रोम में, और इथियोपिया का कनेक्शन क्या आता है? तो शुरू के समय से जब रोम के ऊपर कैप्चर करना था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं ने कैप्चर किया, उसके इतिहासकार नहीं बताते हैं। उन सब जगहों पर जो है, जो फूड और स्पाइसेस जो सेनाओं को चाहिए थे, वो इथियोपिया से लार्ज स्केल में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे थ्रू हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां से होके, एंड देन इट वाज गोइंग ऑल द वे
आप लोग ये कैसे सप्लाई चेन्स कैसे बन सकती हैं, बट दिस वाज द ट्रांजिट राउट पहले भी था। इसलिए आपने देखा होगा रोमन्स ने बाद में इथियोपिया, जब उन्होंने इजिप्ट को कैप्चर किया और अलेक्जेंडर पोर्ट को उन्होंने बनाया, बट देन वो पोर्ट पहले से एग्जिस्ट करता था और जिसको इथियोपिया के बिजनेसमैन यूज करते थे, और भाषा कौन सी बोलते थे? गुजराती, गुजराती कच्छी, यही भाषा बोली जाती थी वहाँ पे। सो इसलिए वो रूट से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? इजिप्ट को और लीबिया को। इसलिए इजिप्ट आपने देखा होगा बार बार युद्ध की बात करता है इथियोपिया से, लेकिन युद्ध कर नहीं सकता क्योंकि इथियोपियंस आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपको दिखेगा कि प्रोफेशनलिज्म जो उनकी फोर्सेस में है, दैट इज ऑन पार विद द इंडियन फोर्सेस, मे नॉट बी दैट कैपेबल, लेकिन ऑन पार विद इंडियन फोर्सेस, क्योंकि वो हमारा जेनेटिक कनेक्शन वहाँ पर है। और जिस दिन इस्लामिज्म का चोंगा लोग उतारेंगे, द फर्स्ट कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम दैट इन्फ्लुएंस विल बी इथियोपिया इन अफ्रीका। 2 कंट्रीज टू वॉच आउट है अफ्रीका में, एक है आपका इथियोपिया, दूसरा है मोजाम्बिक, और तीसरा प्रोबेबली तंजानिया ऑन द ईस्ट कोस्ट। ऑन द वेस्ट कोस्ट जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है घाना, नामीबिया एंड टू सम एक्सटेंट कॉन्गो। ये तीनों जो लैंड्स है, कंट्रीज हैं, कॉन्गो सेंट्रल में आता है और वेस्ट कोस्ट में घाना आता है, बट दीज कंट्रीज हैव द क्लोजेस्ट कनेक्शंस टू इंडियन ट्रेडर्स। कुछ हद तक बुर्किना फासो इस लैंड लॉक कंट्री इनसाइड की तरफ है, अंदर की तरफ है टुवर्ड्स नाइजर एंड नाइजीरिया, बट उधर भारत नहीं जाएगा क्योंकि जाने का उधर कर सकता है ट्रेडिंग अगर उसको करना है तो, बट पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब आते हैं सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस पे। देखिए भारत का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है पूरा विश्व है। दुनिया का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां पे भारतीयों को, मतलब कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। एक्सेप्ट पीपल आर सरप्राइज कि पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश हिंदुओं से घृणा क्यों, कैसे कर सकते हैं। अब उन लोगों को समझाना पड़ता है कि वो इस्लामिज्म है, मुसलमान लोग ऐसे ही होते हैं, उनको बस अपने रूट से घृणा होती है, और जहां पे वो अपने आप को बोलते हैं वहां के हैं, अरबी हैं, अरब में उनकी इज्जत नहीं होती। स्पेशली भारतीय मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, ये कहीं के भी नहीं है, ना अपने जमीन के हैं, ना आपके जमीर के हैं, ना अपने किसी जिसको मानते हैं उसके भी नहीं है, किसी के सके नहीं। क्योंकि कॉलोनाइजेशन जब होता है फेथ बेस्ड होता है हमेशा, उसके बाद वो व्यक्ति अपनी मेंटल कैपेसिटी खो बैठता है। हिंदुओं का कॉलोनाइजेशन कभी हुआ नहीं, क्योंकि रामायण, महाभारत और भगवत गीता, इस तरह के जो शास्त्र हैं हमारे, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। ये बुद्धि के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रबल कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारा कॉलोनाइजेशन नहीं हो सकता। क्योंकि जो कॉलोनाइजेशन करने वाले लोग हैं वो रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, और उसके साथ मिलिट्री को इन्वॉल्व रखते हैं। उनको मालूम है जो काम फोर्स के थ्रू जल्दी हो सकता है वो परसुएशन से जल्दी नहीं होता। यही बात शायद भारत को सीखनी चाहिए अपने पूर्वजों से, किसी और से नहीं, पूर्वजों से, कि जब हम सेनाओं को अग्रसर रखते हैं, आगे रखते हैं, तो बाकी सारे जो 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 हमारे सॉल्यूशन है वो आ जाते हैं सामने। अगर सेनाएं आगे नहीं होंगी तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, और सेना का मतलब ये नहीं कि इसे दिखाने के लिए, प्रयोग करना जरूरी है। जब सेनाओं का प्रयोग होता है तो तब स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती हैं, लोग उस पर डिसीजंस लेते हैं। जब सेनाओं का प्रयोग नहीं होता है तब लोग आपको कमजोर मानते हैं। तो जब भारत ने SLBM को टेस्ट किया, जिसमें पूरा का पूरा चीन आ गया भारत की रेंज में, और जिस दिन भारत K5 चेस करेगा, जो जिसमें पूरा विश्व भारत की रेंज में आ जाएगा, उस दिन से भारत की डिप्लोमेसी का इम्पैक्ट बदल जाएगा। जस्ट इमेजिन
कि अभी तक तो अमेरिका भारत को थ्रेटन करता था न्यूक्लियर स्ट्राइक से 71 तक। जिस दिन भारत के अंदर कैपेसिटी आ गई और भारत ने वैश्विक इश्यूज पे बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, कब तक आप लॉन्ड्री साफ करते रहेंगे पाकिस्तान की और बांग्लादेश की? कहीं ना कहीं तो आपको दोनों देशों को हटाना ही पड़ेगा। वहां की पॉपुलेशन को कब तक मैनेज करेंगे? हटाना ही पड़ेगा। और जिस दिन आपने वही बॉर्डर्स अमेरिका के साउथ में उसके हॉट कर दिया, मैक्सिको में, या कोई मैक्सिको जैसे देश की औकात है क्या? मैक्सिको जो है महाराष्ट्र जितना रिच है, झूठ बोलते हैं सब, $1 ट्रिलियन, कुछ नहीं है उसका। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन आ जाएगा। सारे 30 स्टेट्स को ऐड करेंगे भारत का, वो भी और ऊपर आ जाएगा, समझे? तो मैक्सिको जैसा देश भारत पे टैरिफ लगाता है और भारतीय गवर्नमेंट उस पर बात नहीं करती है। अमेरिका जैसा देश, मैंने आपको पहले बताया था, जिनको है वेदों पे विश्वास, उन्हीं को दुनिया को जज करने का अधिकार है। अगर वेदों पे जिसको विश्वास नहीं है, वो हमारे लिए विश्वास करने योग्य भी नहीं है, तो हम कभी नहीं विश्वास करेंगे। जानवर के जैसा है, द्विपद पशु, क्योंकि सभ्यता तो वेदों से बनती है और कहीं से नहीं बनती है। तो जिस दिन भारत की डिप्लोमेसी इस बात को समझ गई कि हम वेदों के वारिस हैं, वेदों के प्रोटेक्टर हैं, हम वेदों के सेवक हैं, सेवक, अल्टीमेट प्रोटेक्शन तो वेदों का भगवान विष्णु करते हैं, स्वयं करते हैं। हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते, हम लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते। जिसकी रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु से कालिने महता योग नष्ट परंतपा। वेदों के, संपूर्ण वेदों के ज्ञान, पुराणों के ज्ञान को योग बोला जाता है। 2 बार यूज किया है भगवान ने, एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान अव्ययम, वेदों की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा है एवं परंपरा नाशन एवं राजर्षि सकालिने महता योगो नष्ट परंतपा। परंतपा अर्जुन को बोल रहे हैं, जो दूसरे दुश्मनों को ताप देता है। यही तो हमारा इतिहास है, परंतपों का इतिहास है। तो संपूर्ण वेदों के ज्ञान को ही योग बोला जाता है। तो जब भारत जो है उसी भाषा में, जैसे अमेरिका उधर कर रहा है, उसी भाषा में उत्तर नहीं देता, तो तब तक भारत को सीरियसली लेगा नहीं कोई नेगोशिएशन में ना। जब देखिए, रशिया भारत से बहुत कमजोर है फाइनेंशियली। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि फर्स्ट फाइनेंस इकोनॉमिक देन वॉर, मिलिट्री जर्नल्स भी ऐसा बोलते हैं, ये शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ है। पहले सैन्य शक्ति, बाद में अर्थ। ठीक है, अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता। मैं भी देख रहा हूँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता। उस पर मेरा सीरीज शुरू होने वाला है, तो अब प्लेलिस्ट जो मेंबर्स बनते हैं उनको मिलेगी वो सारी प्लेलिस्ट। शुक्र नीति, अर्थशास्त्र, योग सूत्र, तीनों मिलेगा। भगवत गीता ऑलरेडी है और भागवत पुराण ऑलरेडी चल रहा है। ओके, सो ये 5-6 प्लेलिस्ट हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए। उसमें मेरे को बुक लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी आचार्य ने अच्छी तरह बताया हुआ है, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा। बट जो मैंने काम किया है अर्थशास्त्र पे, वही वाली पुस्तक है, नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन। इसमें अर्थशास्त्र की समरी है पूरी। तो कौटिल्य का मतलब बृहस्पति एंड शुक्राचार्य का उन्होंने कंबाइन करके लिखा है दोनों का। दैट इज करेक्ट, और खुद ही लिखते हैं, मैंने संकलन किया है, कुछ स्वयं नहीं लिखा है। वो बिल्कुल बड़े बड़े आचार्य ऐसी बातें करते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने भी ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में विद कमेंट्री। चलिए, तो जब तक कि भारत की सेनाएं अमेरिका में, यूरोप में एक्शंस नहीं लेती, तब तक भारत के चारों ओर ये लोग एक्शंस लेते रहेंगे। इसको अब मान लीजिए, आई एम द फर्स्ट वन टू टेल यू। शायद बाकी लोगों ने बोला होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने किसी को सुना नहीं अभी तक। बट जब तक कि भारत उस हेमिस्फीयर में एक्ट नहीं करेगा, सारी कैपेसिटी है, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। रशिया जैसा देश जिसका इकोनॉमिक्स पुअर है, लेकिन वो अफ्रीका में भी एक्ट कर रहा है। वो आज उसने वेनेजुएला में अमेरिका को धमकी दे दी। चीन ने धमकी नहीं दी, चीन के भी डर लग रहा है चीन को, लेकिन भारत को तो चीन नहीं है, भारत को देना चाहिए।
पाकिस्तान जैसा फटीचर देश लीबिया के डिफेंस चीफ को मरवा देता है, वो भी टर्की में। पाकिस्तान जैसा फटीचर देश बांग्लादेश को आर्म करता है। तो भारतीय तो क्षमता बहुत ज्यादा है, सद्गुण विकृति है। हम अपने हाथ पीछे बांध के बैठ गए हैं और सोच रहे हैं हम कुछ कर नहीं सकते, दही जमा हुआ है। अगर अमेरिका क्रिश्चियंस पे बात कर सकता है, हाँ, इस्लामिक देश मुसलमानों पे बात कर सकते हैं, क्या भारत एक्शन नहीं ले सकता बांग्लादेश के ऊपर? कब से चल रहा है ये कितने सारे लोग, चिन्मय दास भी जेल में बंद है, कितने लोग हैं? मुझे तो फॉरेन पॉलिसी समझ में आती नहीं है। हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक्शन कर रहे हैं, चारों ओर से घेर लिया है, ठीक है, बांध लिया, सब घेर लिया, अच्छी बात है। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं कर लिया आपने सब कुछ। बोल तो नहीं सकते, क्या डर है, क्या मुझे समझ में नहीं आता है। इलेक्शंस हो जाने दो, फिर हम बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो सरकार के विषय है, मेरा तो कोई संबंध है नहीं डायरेक्टली सरकार से, तो मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एनीवे, अगर स्ट्रेटेजी हम देखते हैं महाभारत की, रामायण की, हमेशा आप देखेंगे एक फ्रंट्स खोले जाते हैं। अगर आपने इधर परेशान किया, हम इधर करेंगे, नहीं तो आपको दंड देंगे। दंड का विधान तो हमेशा चलता है हमारे शास्त्रों में। आपने ये नहीं किया, दंड देंगे, आपने ये नहीं किया, दंड देंगे, आपने इधर से मूव किया, दंड देंगे। आपको मालूम है, ये अंग देश का राजा जब उनको कर्ण को बनाया गया था, दुर्योधन ने बनाया था, तो उसके पहले अंग देश में बहुत डाकू घूमते थे। तो कितना चालाक था दुर्योधन, उसने दोस्ती करी और अंग देश में जाके उनको दे दिया। उसको मालूम था अंग देश को सुधार देंगे, और कर्ण ने जाके वही किया। वहां पे अपना उनको जगह मिल गई, मान सम्मान मिल गया, उन्होंने पूरा अंग देश सुधार दिया। ये वही जगह आजकल जहां बांग्लादेश बना हुआ है। ओके, तो ये हमारा इतिहास रहा है। अब जैसे कंबोडिया में खमेर राजा थे, ये सभी चोल राजाओं के वंशज थे, साउथ ईस्ट एशिया से गए थे और हिंदू थे, शुरू से हिंदू है, महाभारत काल में भी हिंदू है, अभी भी हिंदू है, उसके बाद चीन के समय में भी हिंदू थे, वियतनाम हिंदू राष्ट्र था। हम कंबोडिया और थाईलैंड के युद्ध में बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे भाई, क्यों नहीं बोल रहे आप? उधर बोलना जरूरी है कि वो हिंदू, दोनों हिंदू देश हैं। आप मंदिरों को बर्बाद नहीं कर सकते। शिव जी का मंदिर है, प्रिय विहार, प्रिय तो भवानी का नाम है। कंबोडिया में महेंद्र पर्वत है, आप वहां पे आपको बोलना जरूरी है। फ्रांस से आके लोग बोल रहे हैं, उनको तो संबंध ही नहीं, हो तो कैथोलिक। नॉर्वे के लोग बात करें, वो कैथोलिक है, उनका वो तो वहां पे पैरासाइट के जैसे आएंगे, गिद्ध के जैसे आएंगे, नोच डालेंगे पूरी जगह को। फेथ के नाम पर सारा कॉलोनाइजेशन फेथ पे होता है। फेथ तो मिकी माउस में भी हो सकता है, और हम उसे बोल नहीं रहे। वियतनाम में कन्वर्जन हो रहा है, उसे भी बोल नहीं रहे। भारत में कन्वर्जन हो रहा है, उस पर हम बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बोलना जरूरी है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिन्स का डीएनए रिपोर्ट आया है। मैं डीएनए थ्योरी मानता नहीं हूँ ठीक से, मैं गोत्र को मानता हूँ, बट डीएनए थ्योरी वेस्ट के लोग मानते हैं, तो इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ। अब वहां बोल रहे हैं वो तो भारतीय हैं। अमेरिका में होपी ट्राइब, अपाचे ट्राइब, युकतान के लोग सब बोलते हैं हमारे पूर्वज भारत से थे, बोलते हैं, उनका डीएनए टेस्ट बोलता है। हमने कभी क्लेम नहीं किया। तो हम लोग जब डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, मकौले की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, एटलीस्ट बात तो करना शुरू किया। मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन उस पर एक्शंस किधर है? मुझे मालूम है कि अभी शुरू किया है, एंड आई अंडरस्टैंड फुल्ली, लेकिन मुझे तो उत्साह मिलता है ना, आप प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बातें करते हैं तो प्रेम पूर्वक मैं बोल रहा हूं कि अब एक्शन लेने की जरूरत है। हम रिकॉग्नाइज करें डीएनए टेस्ट। मैं तो अपाचे नेशन का एम्बेसडर हूं, मैं तो भारतीय सरकार को बोल रहा हूं कि आप अपाचे नेशन को रिकॉग्नाइज करिए। वो तो मांग रहे हैं आपसे रिकॉग्निशन, कल्चरल और रिलीजियस ग्राउंड पे। दीजिए हम लोग रिकॉग्निशन। और जब
इतना ज़्यादा गेम हो गया अमेरिका जो बात करता है, सर्जियो गोर बात करेंगे, तमिलनाडु में किसी मिलने जाएंगे, हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को जर्मनी बुलाया जाता है बात करने के लिए। मैं देख रहा हूं, हमने क्यों नहीं ऐसा काम किया भाई? जर्मनी में तो बहुत सारे उनके बवेरिया के तो बहुत सारे लोग हैं, बवेरिया भी नाम अजीब सा, बावरी बवेरिया। अर्जेंटीना पे हमने इंटरफेयर नहीं किया, करना चाहिए। वहां की नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन तो अपने को भारतीय बोलती है, मपूचे ट्राइब चिले की भारतीय बोलती है, इक्वेडर की वो अपने को भारतीय बोलती है हमारे पूर्वज भारत से आए हैं। रापा नुई को तो मैंने प्रूव कर दिया, वो तो पुराणों में लिखा हुआ है। तो पेरू में हमने होने दिया, पेरू में तो महिंद्रा ट्रक्स बिकते हैं, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बिकती हैं। माय फेवरेट ब्रांड्स आर महिंद्रा एंड जब भी महिंद्रा लॉन्च होगी अमेरिका में खरीदूंगा मैं। तो वहां पे हमने बात नहीं करी। मतलब फॉरेन पॉलिसी को रिट्रेन करना पड़ेगा फॉरेन ऑफिसर्स को, कि आपको जो भी इशू दिखता है वहां पे लोकल, आप यू आर नॉट जस्ट ए आईएफएस ऑफिसर, यू आर ए आईएफएस एक्टिविस्ट भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। तो जो अब वो जमाना चला गया जब हम रिएक्ट करेंगे डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के साथ, रिएक्ट हो, वो सब चला गया। अब तू तड़ा की बातें होती हैं, लॉजिकल बातें होती हैं, अब रियल बातें होती हैं। ट्रम्प बोल सकते हैं मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, 200 साल का जो ऑक्यूपेशन, वो तो कहीं भी आप लोगों ने किया, हर जगह किया है, अमेरिका को भी ऑक्यूपाई किया, मैं भी वहां का प्रेसिडेंट हूँ। वो बोल सकते हैं, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका रीनेम कर सकते हैं। हम लोग के मुंह में दही जमा हुआ है, ये तो रेडिकल है। अरे भाई वो लॉजिकल है, ट्रम्प इज लॉजिकल, ट्रम्प व्हाट इज आस्किंग इज लॉजिकल। ग्रीनलैंड में, उसको आर्कटिक में, अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ धर्म संगत है कि नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस पर मैं अलग बात करूंगा। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, नोच लोगे क्या करोगे, तो वो बात अलग है पूरी। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आजकल की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो चुकी है, टाइमलाइंस ऐसे नहीं रहे हैं, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमको स्पष्ट बातें करनी है, करें कि ना करें, इस तरह की बातें करनी है, राइट। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी वेरी चेंज एनवायरनमेंट। अब पाकिस्तान जैसा घटिया देश लीबिया के डिफेंस चीफ को मरवा सकता है अंकारा में। अब तो प्लेन सप्लाई किया था मुनीर ने, है ना। अब इस पे तो मैं एलिजेडली कुछ भी बोल सकता हूँ, इससे ऑथर्स लिबर्टी मे नॉट बी राइट, मैं अपनी गलतियां जल्दी मान लेता हूँ। लेकिन बट पॉलिसी तो ये बोलती है कि अब हमारी जो पॉलिसीज बने वो करंट स्पीड को देख के बने। ये कलयुग है, हर चीज जल्दी होती है। यहाँ पे 4-5 साल 10 साल का वेट नहीं किया जाता, 12 साल का वेट नहीं किया जाता प्लेन बनाने के लिए। अब ट्रम्प बोलते हैं मैं 2.5 साल में ट्रम्प क्लास बैटलशिप बना दूंगा, 2.5 साल में, फ्रॉम डिजाइन टू फिनिश, क्योंकि बाकी सब टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, फ्रेमिंग टेस्टिंग बना देंगे। हम लोग 80s के दशक में फंसे हुए हैं, 70s कुछ जगह पे 47 में फंसे हुए हैं। ये बात मालूम है कि कंक्लूजन में अमेरिका फंसा है 45 में, लेकिन इन रियलिटी हम भी फंसे हुए हैं उसी स्पीड में, है ना। तो एक बड़ा वेलकम स्टेप किया है नितिन नवीन को अपॉइंट करके बीजेपी ने, कि एक हमारी एज ग्रुप का व्यक्ति, हमारी जनरेशन का व्यक्ति हैज कम एज ए बीजेपी चीफ। वो इट्स अ वेलकम स्टेप, मतलब ओल्ड स्कूल थोड़ा टूटा है, लेकिन बाकी जगह पे जो डिफेंस है उस पे अभी हम लोग को रियल इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा और वर्णाश्रम की पावर दिखानी पड़ेगी कि किस तरह क्षत्रिय को जब छोड़ा जाता है युद्ध करने के लिए तो क्षत्रिय हमेशा सोना लेकर ही आता है। समझे आप, धनंजय ऐसे नहीं बोला गया अर्जुन को। तो दिस इज द टाइम टू चेंज द स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, क्योंकि बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट्स, बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग ही रहा है कि अमेरिका शोडाउन की तरफ बढ़ रहा है, 2030 के शोडाउन की तरफ बढ़ रहा है। करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं। और ये भी दिख रहा है कि यूक्रेन जो है सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है।
जो भी आप देख रहे हैं यूक्रेन ने ये मारा वो मारा, वो कुछ नहीं, सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है। पैसा भी आया नहीं है $90 बिलियन, शायद आए भी ना। ओके, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मोदी जी की और ट्रम्प की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, एक अधार्मिक गाय खाने वाला और एक वेजिटेरियन, कहां से दोस्ती होगी? तो वी आर लुकिंग एट अ वेरी डिफरेंट टाइम्स, और इस टाइम में हम लोगों को, या मतलब वेदों के जो उपासक हैं, साधक हैं, उन सबको बचाने की जरूरत है। एंड दैट शुड बी द फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी ऑफ द भारत। क्योंकि देखिए, नाम इंद्रप्रस्थ जो रखा था, इंद्रप्रस्थ का इंद्र ने नाम दिया था इंद्रप्रस्थ, और बाद में भगवान कृष्ण ने उनके नाम को माना इंद्रप्रस्थ। मतलब इंद्र ने उस जगह का नाम दिया है, इसका मतलब ये है पृथ्वी पे शासन करने का अधिकार भी इंद्रप्रस्थ को दिया है, ये आप मान कर चलिए। और अगर इंद्रप्रस्थ को उन्होंने पृथ्वी पे उसको राज करने का अधिकार दिया है, तो वहां पे जो बैठा हुआ है इंद्रप्रस्थ में, जो भी उसका राजा है, चाहे इलेक्टेड हो चाहे कोई भी हो, उसका अधिकार है कि पूरे विश्व में इंद्रध्वज को स्थापित करे। इंद्रध्वज मतलब इंद्र का ध्वज, मतलब भारत का ध्वज, सिंगोल, तो उसको स्थापित करे। और उसके लिए अभी पूरा नजरिया देखना पड़ेगा। डीकॉलोनाइज वे में सबसे पहले पॉलिटिशियन को सोचना पड़ेगा। मेरा तो सबसे आग्रह है जो भारत के पार्लियामेंटेरियन से, कि आप विश्व को समझिए और विश्व के हर प्रांत पे टिप्पणी करिए। सिर्फ भारत पे ही क्रिटिकल टिप्पणी मत करते रहिए, अब इसको मुझे हराना है तो ये लोकसभा आने वाला है, इसका ये करना है, वो सब तो चलता रहेगा। भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे विश्व में होनी चाहिए। मतलब नॉट ओनली ही इज इलेक्टेड फ्रॉम हिज डिस्ट्रिक्ट, नहीं तो मैं सजेशन एक देता हूँ, सजेशन ही है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, कि उसको एक फॉरेन का रीजन भी दिया जाए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर भी है, उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि वो जब तक वो फोकस नहीं रहेगा, भारत जो पहले राज करता था वो वापस राज की श्रेणी में नहीं आने वाला। और उस पर दंड का विधान होना चाहिए, जिसपे भारतीय सेनाएं के द्वारा दंड दिया जाएगा, विश्व में चाहे कहीं पर भी हो, बच नहीं सकता। ये करते थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जब 36 वर्ष तक राज किया, उन्होंने एक जगह छोड़ा नहीं, पृथ्वी पे दंड दिया मेरा। और युधिष्ठिर के बाद 60 वर्ष तक राज किया परीक्षित ने, और उन्होंने भी किसी को नहीं छोड़ा। तो ये भारत का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। आज जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हमको वेस्टर्न अब तो कॉपी करने लायक उनके में तो बचा ही नहीं है। अब क्या क्या हरकतें करते हैं एप्सिन फाइल्स में देखी गया सबको, हम लोगों को तो पहले से मालूम था। यहाँ तक कि पुतिन को बोलना पड़ा ये इंसान ही नहीं है, हैवान है ये, तो पुतिन को ही बोलना पड़ा। तो भारत की दोस्ती तो हो नहीं सकती हैवानों के साथ, भारत दंड दे सकता है। तो ये आज हम लोगों को एक नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग ए मेंबर, और नहीं बने तो जरूर बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ मेंबरशिप ओनली वीडियोस। और अगर आप गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सारे लिंक्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगले शो तक के लिए नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।